नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में बात उन्नाव की, क्योंकि उन्नाव में जो घटना सामने आई है उसने न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश को बल्कि देश में बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि उन्नाव में नाबालिग लड़कियों की मौत का मामला सामने आया है और जिन परिस्थितियों में ये मौत हुई उस पर बड़े सवाल हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि आखिर ये जहरीला पदार्थ किस प्रकार का है। घटना उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के बबुराह गांव की है। चारा लेने के लिए ये लड़कियां खेत में गई थी। दोपहर 3 बजे घर से निकली थी, ऐसा परिजनों का कहना है। लेकिन जब शाम तक घर नहीं लौटी तो उसके बाद खोजबीन शुरू हुई। लड़कियों के चाचा को किसी ने सूचना दी कि तीनों लड़कियां खेत में पड़ी हैं और उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तीनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 2 को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरी लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। वेंटिलेटर पर उसे बताया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा यहां पर सवाल यही कि क्या हुआ आखिर 17 फरवरी को, ये अब ये तीसरी लड़की ही बता सकती है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। कृषि कानून के मुद्दे पर रेल रोको आंदोलन की मियाद शुरू हो गई। 12 बजे से 4 बजे तक देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का आयोजन किया गया और इसे देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। जिन रेलवे स्टेशन पर ज्यादा प्रदर्शन की आशंका, वहां पर सुरक्षा मजबूत। और इस बीच ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू, पटना, अंबाला, बेंगलुरु, पुणे। चार घंटे का ये रेल रोको आह्वान किया था किसान संगठनों ने और जो इसका असर दिखाई दिया, उन शहरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्स पर बैठे हुए आप किसानों को देख रहे हैं। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशुतोष मौजूद हैं मोदीनगर में और सत्येंद्र जुड़ रहे हैं अंबाला से हमारे साथ। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए क्या स्थिति दिखाई दे रही है और अब तो करीब 1 घंटे का वक्त बाकी है ये आह्वान खत्म होने में, रेल रोको आंदोलन का कितना असर देखा? 4 घंटे की मियाद में बिल्कुल 1 घंटे का समय रह गया है, खत्म होने वाला है। ज्यादातर जो प्रदर्शन आज का रहा रेल रोको, वो बेहद शांतिपूर्ण रहा और ये सीधी तस्वीरें हैं मोदीनगर रेलवे स्टेशन की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका, क्योंकि अब यहाँ से आगे दिल्ली की ओर रास्ता, जो ट्रेनें दिल्ली की ओर आती हैं और बाकी यहाँ से जो निकलना हो। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि मोदीनगर पे आज कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी। बावजूद इसके लोगों ने ये कहा कि इन किसानों का ये कहना है कि चूंकि नेताओं का आह्वान था इसलिए ये यहाँ पर जुटे रहे। और अब ये अगर आप देख पाएं, अब अपील की जा रही है कि अब समय लगभग पूरा होने वाला है तो जाने की तैयारी की जाए। जो आंदोलन है वो हमने देखा 2 महीने से ज्यादा चला कृषि कानूनों को लेकर के, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के आगे जितना भी इलाका, चाहे आप हरियाणा के अंबाला तक चले जाएं, कुरुक्षेत्र तक चले जाएं, हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से आज इन किसानों का रेल रोको कार्यक्रम रहा है। और ये जो कहा भी था राकेश टिकैत के साथ साथ किसान नेताओं ने कि ये प्रदर्शन सांकेतिक है, इस सांकेतिक प्रदर्शन के जरिए हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो, क्योंकि इन्हीं को लेकर के किसान सड़कों पर एकजुट होकर के बैठा है। मीनाक्षी, बिल्कुल, आइए रुक कर लेते हैं अब अंबाला का भी। वहां पर सत्येंद्र मौजूद हैं। सत्येंद्र, हरियाणा और पंजाब तो केंद्र रहे आंदोलन का, और अब जब रेल रोकने की बात आई तो आज के दिन आपने कितना असर देखा आंदोलन का? देखिए मीनाक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि पंजाब और हरियाणा में ये आंदोलन जो रेल रोको का है, आज का जो किसान संगठनों का आह्वान है, वो बिल्कुल सफल हुआ है। और ये तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अगर कैमरे को मैं घुमाता हूँ तो जहां पर भी रेल की पटरियां आपको दिखाई दे रही है और जहां भी कैमरे को मैं ले जाता हूँ, तमाम जगहों पर किसान यूनियन के लोग अपने झंडों को लेकर, और यहाँ पर ये बाकायदा टेम्परेरी मंच बनाया गया है, दरियां बिछाई गई है, यहाँ पर भाषणबाजी हो रही है। और इतना भी मैं आपको बता दूं कि सुबह से, जब से ये 12 बजे से जो आह्वान किया गया था, उसके बाद से अब तक यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं आई है। थोड़ी दूरी पर अंबाला से पंजाब शुरू हो जाता है, शंभू बॉर्डर है, वहां पर भी पंजाब के किसान बैठे हुए हैं। अमृतसर से लेकर तरन तारण जितने भी इलाके हैं, हर जगह पर पंजाब में जगह जगह इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और 1 घंटा बाकी है। लेकिन अब की बार अच्छी बात यह है कि कहीं से भी किसी तरह के उपद्रव या बवाल की खबर नहीं है, बल्कि जितना भी आंदोलन है वो शांतिपूर्वक चल रहा है, क्योंकि दिल्ली की
हुई घटना के बाद किसान संगठनों ने काफी सीख ली है और उसके बाद अपने खुद के वॉलंटियर्स बनाए हैं और वो लोग यहाँ पर जो है पूरा आंदोलन का देखते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर इन लोगों के लिए खाना पीना लंच सारा सामान यहाँ पर आया है, खाने पीने की हर तरह की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर आज का जो रेल रोको आंदोलन है वो हरियाणा और पंजाब में बिल्कुल सफल नजर आ रहा है। आपके पास आशुतोष बने हुए हमारे साथ। आशुतोष, देखिए अभी 2 दिन पहले जो एक अहम बैठक बीजेपी की हुई, उसमें बीजेपी के जाट नेताओं को इस बात के लिए कहा गया कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बिरादरियों को समझाएं ताकि आंदोलन के समाधान के लिए कोई रास्ता निकले और जो ये विरोध लगातार चल रहा है वो खत्म हो। आप जब पश्चिमी यूपी से लगते एक इलाके में हैं, किस तरह का असर आप देख रहे हैं जाट लैंड में स्पेशली? जाटलैंड चूंकि शब्द आपने इस्तेमाल किया और ये इसी वजह से बीजेपी को वो बैठक करनी पड़ी क्योंकि हरियाणा के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश और लगभग 40 सीटों पर ये कुल मिलाकर की ये जो पूरी जाति है या जो पूरा कुनबा है वो असर डालती है। अब उसमें यह भी कहा गया कि खापों के जरिए संदेश फैलाएं क्योंकि खाप एक वो कम्युनिटी जहां पर तमाम सारे किसान नेता बैठते हैं, पंचायत करते हैं और अगर आपने राकेश टिकैत को देखा आज भी वो हरियाणा के 3 जिलों में 3 इलाकों में जा रहे हैं और इन्हीं खाप पंचायतों के जरिए ही वो कृषि कानूनों को लेकर समर्थन मांग रहे हैं। अब जब आप कानूनों को लेकर के समर्थन मांग रहे हैं, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये चुनौती सरकार के लिए बन जाती है कि अभी कुछ ही दिनों में जब हम दहलीज पे खड़े हैं कि साल भर के भीतर उत्तर प्रदेश चुनाव में जाएगा, आगे आपको लड़ाई लड़नी है, तो इनकी नाराजगी सरकार क्या बर्दाश्त कर सकती है। और जब ऐसी तस्वीरें आपको दिखती हैं कि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब ये कहा जा रहा है कि कई सारे जो समीकरण थे जातीय पुराने वो टूट के अगर एक होने लगे और वो सरकार के खिलाफ जाते हैं तो ऐसे में वो नाराजगी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। फिलहाल जय जवान जय किसान के नारे जब यहाँ पर गूंज रहे कृषि कानूनों के खिलाफ तो सरकार तो मना रही है, इसीलिए खाप पंचायतों के जरिए, छोटी छोटी पंचायतों के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि पूरे जाट कुनबे में लोगों को भेजा जा सके। और लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक सवाल इनसे ये लेते हैं कि आंदोलन का असर 2 महीने हो चुका है, रेल रोको है, ये खत्म कैसे होगा, रास्ता कैसे निकलेगा? सब हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी से, हमारे 3 बिल वापस ले लो। जी बात करिए आशुतोष, जो भी लोग बात कर रहे हैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी से, ये 3 बिल हमारे वापस ले लो जो बनाए हैं और एमएफसी पे कानून बना दो, सब अपने घर हिला। हम भी बहुत तंग आ लिए, हकीकत में बहुत तंग आ लिए हम भी भाई साहब, आंदोलन करते करते क्या जरूरत है आने की, हम तो खेत में रहने वाले आदमी हैं, पढ़े हैं, आज पढ़ी में पढ़े हैं रेलवे की। ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा में जाट बहुत बड़ा दबदबा रखते हैं, वहां महापंचायतें हो रही हैं, अब सरकार की ओर से कोशिश हो जा रही है कि खापों के जरिए इनको ये समझाया जाए कानूनों के फायदे और साथ ही कहीं राजनीतिक नुकसान ना हो। तो यहाँ जो अब जो पंचायतें हैं, जो जाट है, वो क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? भाई साहब किसान तो सारा समझाया है, जब वापसी कह रहा, सब पढ़े लिखे हैं, वे किसान न रह रहे, पढ़े लिखे हैं, बाहर भीतर रहने वाले, सबने पता क्या इन बिल बारे में, समझाने की क्या बात रहेगी, वापसी ले लो, अपने घर को हिला करेंगे। ये रही समझाने की बात, कोई भी बीजेपी में बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाई हमने, कोई आकर तो देखो गाँव में 3 साल में 4 साल में 10 रुपए बढ़े हैं हमारे गन्ने पेमेंट पे, कुंटल पे कुल 10 रुपए। जिक्र वहां पर कर भी रहे हैं कि कैसे 2017 में हमारा योगदान था सरकार बनाने में, वोट हमने भी दिया, लेकिन अब जो चुनौती है सामने सरकार की भी वो यही कि जो तबका उनके लिए वोट कर चुका है उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती सरकार। और यही वजह है कि बातचीत के लिए लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन आंदोलन की शक्ल भी हम देख रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या डेडलॉक तोड़ने के लिए प्रयास होते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष और सत्येंद्र हमें अपडेट कर रहे थे सीधे ग्राउंड से, रेल रोको अभियान कहां तक पहुंचा है, और क्योंकि अब मियाद भी उसकी खत्म होने वाली है, 4 बजे तक का ही समय था। बात अब अगली बड़ी खबर की, ये जुड़ी है बंगाल से। मिशन बंगाल पर निकले अमित शाह बीजेपी की रथ यात्रा के 5वें दौर की आज उन्होंने शुरुआत की। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का ये फेज दक्षिण 24 परगना में चल रहा है और इससे पहले अमित शाह गंगा सागर पहुंचे। यहां उन्होंने कपिल मुनि आश्रम में संतों से मुलाकात की। हालांकि सुबह दिन की शुरुआत उनके जिस कार्यक्रम से हुई वो सेवाश्रम संघ में था, जहां पर वो पहुंचे और मंदिर में पूजा की। और आज के दिन के ये अहम पड़ाव आपको हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर, हालांकि इस दौरे से पहले कल शाम की घटना सुर्खियों में है, जब मंत्री पर हमला हुआ है बम से, वो भी रेलवे स्टेशन में, और इसे लेकर भी बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर जबरदस्त आरोप लगा रहे हैं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई हमारे बूथ के कार्यकर्ता
और तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट के बीच की लड़ाई है, सिंडिकेट के बीच की लड़ाई। मित्रों, परिवर्तन, हम सत्ता का परिवर्तन नहीं चाहते। ममता बनर्जी की सरकार निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की गरीब जनता में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की माताओं और बहनों की स्थिति में परिवर्तन हो। ये परिवर्तन यात्रा इसके लिए लाए। पर जो तुष्टीकरण चल रहा है वो तुष्टीकरण बंद कर आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ, इसको परिवर्तन कहते हैं मित्रों, इसको परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन सत्ता का परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन गंगा सागर को सम्मान देने का परिवर्तन है। यहाँ के मछुआरों की स्थिति में बदलने का परिवर्तन है। यहाँ जंगल में रहने वाले भाइयों की स्थिति को बदलने का परिवर्तन है। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। और जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। और आइए रुक करते हैं बीएचयू का, जहां असलहा मिलने से हंगामा मच गया। छात्रों ने मेन गेट बंद कर दोषी छात्रों को गिरफ्तार करने की मांग की। छात्रों को मनाने के लिए खुद एसपी को कैंपस में आना पड़ा। पढ़ाई के मंदिर में कट्टे का क्या काम? इन कारतूसों का क्या मतलब? हंगामा क्यों? पुलिस से बहस क्यों? वो इस बात को दबा रही थी कि कहीं न कहीं अपराधी को संरक्षण दे लेकिन देश के जाने माने विश्वविद्यालय में ये सब हो रहा है। हॉस्टल के कमरे से कट्टा और कारतूस बरामद होने पर छात्र बेकाबू हो गए। वो उस छात्र की गिरफ्तारी की मांग करने लगे जिसके कमरे से कट्टा मिला। प्रॉक्टर ने उनकी बात अनसुनी की तो छात्रों ने उन्हीं पर हमला बोल दिया। चीफ प्रॉक्टर साहब कहाँ हैं? अभी आई थी यहाँ पे। सर आप बताइए, आप बोले चेक हुआ है और अभी इसके रूम से असलहा मिला, आपको क्यों नहीं मिला? आप तो चेक करके खत्म कर दिए थे। आप चेक करके खत्म कर चुके थे। मेन गेट बंद कर छात्र अपनी मांग पर अड़ गए। सिटी एसपी को मान मुनव्वल करना पड़ा। सिटी एसपी के साथ भी छात्रों की काफी देर तक बहस चली। काफी हुल हुज्जत के बाद पुलिस ने छात्रों को मनाया और मेन गेट खुलवाया। ये देखिए, बीएचयू में बिरला छात्रावास में छात्रों के दो ग्रुप हैं, उनके मध्य कुछ विवाद पूर्व में हुआ था। उसी क्रम में आज पुनः कुछ चीजें हुई हैं जिसमें इनके द्वारा यहाँ गेट पे छात्र आ गए थे, जिनसे बातचीत की गई है। जो भी चीजें हैं सभी सारे फैक्ट कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसके आधार पर जो लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं। इसमें 2 FIR हमारे यहाँ पंजीकृत है लंका थाने पे और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ दिन पहले ही छात्रों के 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई हुई थी। बात इतनी बढ़ गई कि असले तक निकल गए। हवाई फायरिंग होने लगी। अब जब हॉस्टल से कट्टा बरामद हुआ तो छात्रों के एक गुट का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। पेट्रोल की कीमतों पर पीएम भी चिंतित है। पहली बार उन्होंने कुछ बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ती कीमतों पर यूपीए सरकार को कसूरवार ठहराया है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर ऊर्जा आयात कम करने की कोशिश की होती तो बोझ नहीं पड़ता। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि तेल की कीमत बढ़ाकर बजट घाटा दूर कर रही है सरकार। I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. पेट्रोल की कीमतों पर पीएम भी चिंतित हैं। पहली बार उन्होंने कुछ बोला है। ये सोचने के लिए कहा है।
कि भारत जैसे देश में तेल गैस के आयात पर निर्भरता कम करने पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया। पीएम ने खुद आंकड़े बताए कि भारत ने 2019-20 में अपनी घरेलू मांग पूरी करने के लिए 85% तेल आयात किया था, 53% गैस का आयात किया गया। क्या भारत जैसी विविधता और प्रतिभा वाले देश इस तरह से किसी पर निर्भर रह सकता है? Our government is sensitive to the concerns of the middle class. That is why India is now increasing the focus on ethanol to help farmers and consumers. पीएम ने ये कहा कि वो किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, फिर भी इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए था कि बाहर से महंगे तेल और गैस पर हम कब तक डिपेंड रहेंगे। लेकिन एक तरह से पीएम ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पहले की सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अपनी बातों से विपक्ष से सवाल पूछ लिए जो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हमलावर हैं। लेकिन ये राजनीति अब पीएम मोदी के बयान के बाद और भड़क सकती है। विपक्ष के पास मौका भी है क्योंकि पेट्रोल की कीमतों पर आग लगी है, लोग परेशान भी हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में तो नॉर्मल पेट्रोल भी 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। अलवर में 97 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए लीटर के पार हो चुका है। मुंबई में 96 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। इस एनडीए भाजपा सरकार ने इस मुल्क का पूरी तरह से दिवालिया निकाल दिया है। बजट में जो वित्तीय घाटा है वो 18 लाख करोड़ रुपया है। सरकार ने पिछले साल 34 लाख करोड़ रुपया लगभग खर्चा था और इनको राजस्व सिर्फ 15 लाख करोड़ रुपया आया है। वो जो गैप है उसकी भरपाई करने के लिए ये लोगों के ऊपर दमनकारी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो थोप रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, जो कच्चा तेल लगभग 23 रुपए प्रति लीटर भारत सरकार को मिलता है, उसके ऊपर रिफाइनरी प्रोसेसिंग का दाम जोड़ दें तो वो करीब 27 रुपए पड़ता है। वो आज 90 रुपए देश के अंदर बेचा जा रहा है। 27 रुपए की चीज के ऊपर 60 रुपए से ज्यादा टैक्स लगा के 90 रुपए दिया जा रहा है। ये तो चोर बाजारी है, ये तो लूट है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लोगों को चुभ रही हैं और सरकार के पास इस बात का कोई ठोस बचाव नहीं है कि आखिर पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है। दिल्ली के ही उदाहरण से समझिए कि 32 रुपए के बेस प्राइस वाले पेट्रोल पर करीब 33 रुपए की एक्साइज ड्यूटी और करीब 20 रुपए का वैट मिलाकर करीब 53 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है और इससे पेट्रोल की कीमत 89 रुपए के पार पहुंच गई। इसके बीच ही कांग्रेस इस बात पर हमलावर है कि जब मनमोहन सरकार के दौरान 2014 में क्रूड का दाम $108 प्रति बैरल था तो पेट्रोल 71 रुपए 51 पैसे लीटर मिलता था। अब जब कच्चे तेल का दाम $61 प्रति बैरल है तो पेट्रोल सेंचुरी क्यों लगा रहा है? क्यों तेल के दाम कम नहीं किए जा रहे? ये बात भी सच है कि भारत में पेट्रोल पड़ोसी देशों से सबसे महंगा है और पेट्रोल डीजल की कीमतें सबको परेशान कर रही हैं। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि मध्यम वर्ग की चिंताओं के प्रति वो संवेदनशील है तो क्या सरकार कोई रास्ता निकालेगी? आज तक ब्यूरो। सबकी नजर पंजाब लोकल बॉडी चुनाव के रिजल्ट्स पर भी थी। चुनाव से पहले खूब सियासत भी हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सियासी जमीन तलाशने के लिए खुद को किसानों का हमदर्द दिखाने के लिए पूरी ताकत झोंकी। अकाली दल ने एनडीए छोड़ा, लेकिन जब नतीजे आए तो पंजाब का भरोसा कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दिखा। पंजाब के लोकल बॉडी इलेक्शन में मिली जीत पर लोगों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बधाई दी। जय जवान जय किसान के नारे लगे तो वहीं इन चुनावी नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। देश की नंबर 1 पार्टी पंजाब के निकाय चुनाव में चौथे नंबर पर रह गई, यानी बीजेपी साफ हो गई। चुनाव के नतीजों को देखें तो नंबर 1 की पार्टी कांग्रेस, नंबर 2 की पार्टी अकाली दल है और नंबर 3 पर बड़ी जीत का सपना देख रही आम आदमी पार्टी।
और चौथे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी। इस जीत को कांग्रेस ने किसानों की जीत बताया और बीजेपी की नीतियों की हार। आंदोलन के बीच पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन में जीत की व्याख्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यूं की। सारे पंजाबियों का बहुत धन्यवादी है, शुक्रगुजार है कि तुसी इन्ने हिम्मत नाल इन्ने प्यार नाल तुसी कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट की है। जिहदे अज रिजल्ट आए ने, मेरा ख्याल कदे भी पंजाब यह जे रिजल्ट पहला नहीं आए किसी पार्टी को भी। ये एक बहुत थोड़ी हिम्मत है जिहदे करके तुसी बाहर निकले और साडी पार्टी को सपोर्ट किया। राजस्थान और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के परिणाम को नए कानून का रेफरेंडम बताने वाली बीजेपी खामोश है, जबकि पंजाब में अपने गढ़ में ही उसे हार मिली। जिस लोकसभा सीट से सनी देओल आते हैं यानी गुरदासपुर, वहां बीजेपी खाता तक नहीं खोल सकी। अब आपको सीटों के आंकड़ों के बारे में बताते हैं। कांग्रेस ने नगर परिषद की 1815 सीटों में 1199 सीटें जीती। अकाली दल ने महज 289, आम आदमी पार्टी ने 57, तो वहीं बीजेपी को महज 38 सीटें मिली। अगर आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 350 सीटों को देखें तो कांग्रेस को 281 वार्डों में जीत मिली। अकाली दल को 33, आम आदमी पार्टी को 9, बीजेपी को 20। अगर आप जीत को प्रतिशत में देखें तो कांग्रेस ने तकरीबन 68.3% सीटें जीती, अकाली दल ने 14.87%, आम आदमी पार्टी ने 3.04%, बीजेपी ने 2.67%। और आइए आपको अपडेट देते हैं। पश्चिम बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से एक अलग ही अंदाज गृहमंत्री अमित शाह का यहां पर नजर आया। आज वो एक हिंदू शरणार्थी के घर पर तिपहिया पर सवार होकर दोपहर का भोजन करने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। नारायणपुर का ये इलाका दक्षिण 24 परगना में इलाका पड़ता है। इस दौरान रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे, अभिवादन किया और गृहमंत्री ने भी उनसे मुलाकात की। लेकिन तिपहिए वाहन की सवारी चुनाव प्रचार के दौरान ये तस्वीरें अपने आप में सुर्खियों का केंद्र बनते हुए। हिंदू शरणार्थी के घर अमित शाह ने खाना खाया और इससे पहले भी जब उनका दौरा यहां पर हुआ है तो इस तरह के जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं। संदेश इनका अपने आप में बड़ा। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सूर्याग्नि जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सूर्या, तस्वीरों में हम देख रहे हैं गृहमंत्री वहां पहुंचे हैं, तिपहिए में सवार होकर हिंदू शरणार्थी के घर खाना खाया है। तो एक तरह से जो ये कैंपेनिंग इस वक्त दिखाई दे रही है, यहाँ पर बड़े पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है। जी बिल्कुल, और अगर हम सबसे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग बात है, जिस व्यक्ति ने अमित शाह को उनके घर खाने के लिए वो लेके गए, उन्हीं से बात करेंगे। दादा, अमित शाह के अपनी निये गेलेन बारी ऑफ दी अपना टोटो करे अपना की कथा हलो किसी बोललेन अमित शाह আপনাকে? अमित शाह जी के अमित शाह जी কি বললেন আপনাকে? কিছু কথা হলো? থ্যাংক ইউ বললেন। আপনাকে থ্যাংক ইউ বললেন, আর আপনি কি বললেন ওনাকে? ধন্যবাদ দিলাম। আপনিও ধন্যবাদ। আপনার নাম? প্রণবেশ পাত্র। प्रणवेश पात्रो जो यहाँ पे टोटो चालक हैं और इन्हीं के टोटो पे चढ़कर अमित शाह कुछ ही देर पहले सुब्रत विश्वास के घर गए लंच करने के लिए। छोटी सी एक बात हुई उन दोनों के बीच में, एक हेल्दी डिस्कशन के उन्होंने उनको थैंक यू बोला और उन्होंने उनको थैंक यू बोला, दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू कहा। अगर हम एक सीरियस मुद्दे पे अगर हम वापस आते हैं कि एक बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी यानी रेफ्यूजी के घर जाकर लंच करके क्या मैसेज देना चाहते हैं अमित शाह, उस पे अगर हम बात करें तो अमित शाह के सीएए इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, तृणमूल ने, कांग्रेस ने, लेफ्ट ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसी को अगर हम देखें तो ये एक चैलेंज था, एक मैसेज था इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि जब सीएए इम्प्लीमेंटेशन होगा तब किसी भी रेफ्यूजी को यहां से बाहर नहीं निकाला जाएगा, किसी भी हिंदू रेफ्यूजी को यहां से बाहर नहीं निकाला जाएगा। हालांकि यहां के जो सुब्रत विश्वास हैं वो सिटीजन्स हैं, लेकिन उनके पूर्व पुरुष जो थे वो बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान से आए थे और उस हिसाब से ये लोग रेफ्यूजी हैं। और उनके घर जाकर बंगाली भोजन करके अमित शाह ने एक क्लियर कट मैसेज जो है अपने ऑपोजिशन को दिया है कि सीएए इम्प्लीमेंटेशन इसीलिए होगा ताकि रेफ्यूजीज, स्पेशली हिंदू रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप मिले। बैक टू यू। बिल्कुल, और देखिए सूर्या, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये सीएए कानून बन चुका है, लेकिन आपको याद होगा जब जेपी नड्डा भी वहां गए थे तो उन्होंने कहा था
कि हम सीए भूलने नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं जब इस परिवार के पास वो पहुंचे हैं, वहां पर खाना खाया है, तो वो एक कनेक्ट करने की कोशिश, एक अपनापन जताने की कोशिश, लेकिन इस एक परिवार के जरिए, इस एक व्यक्ति के जरिए वो पूरा जो एक समूह है शरणार्थियों का, जो अपना प्रतिनिधित्व बंगाल में चाहता है, जो ये चाहता है कि उनको वहां अपना मन मिले, उनको अपनी जगह मिले, उन्हें एक तरह से एक बड़ा मैसेज उस कम्युनिटी को भी यहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने इस बैठक के जरिए दी, इस मुलाकात के जरिए दिया। और देखिए विजुअल्स भी हमारे पास आ रहे हैं। जब घर यहां पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने खाना खाया। सूर्य, कौन कौन लोग मौजूद थे अमित शाह के साथ, उनका डेलीगेशन में बाकी नेतागण कौन थे? देखिए, अगर हम डेलीगेशन की बात करें तो अमित शाह के साथ मुकुल रॉय थे और कैलाश विजयवर्गीय, संबित पात्रा वो भी इस भोजन में उन्होंने शामिल पार्टिसिपेशन उनकी थी। अगर हम फिर से उस सीए वाले एंगल पे बात करें तो अमित शाह करीबन 10 दिन पहले, करीबन 7 दिन पहले उन्होंने नॉर्थ 24 परगना के ठाकुर नगर, जो मतुआओं का बैस्टियन कहा जाता है, वहां पे उन्होंने सभा की थी। और उसी सभा पे उन्होंने कहा था कि जिस दिन वैक्सीनेशन ड्राइव हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा, सारे लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, उसी के बाद जल्द से जल्द ये नागरिकता कानून सीएए वो इम्प्लीमेंट स्टार्ट होना। लेकिन उस पे एक कंट्रोवर्सी जो उठकर आ रही है कि किन लोगों को सिटीजनशिप मिल रहा है, किन लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर हम सिर्फ मतुआओं की बात करें तो मतुआओं का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। बहुत सारे ऐसे मतुआ हैं जो बांग्लादेश से आए हैं और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, ऐसा ही दावा है उन लोगों का, और उनको सिटीजनशिप चाहिए। हालांकि यहाँ पे सुब्रत बिस्वास के घर जो वो आए थे, वो भी उनके पूर्व पुरुष फोरफादर्स बांग्लादेश से, ईस्ट पाकिस्तान से आए थे और यहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। वो हालांकि सिटीजन्स हैं, लेकिन वो भी एक कहीं ना कहीं उनको आप एक रेफ्यूजी फैमिली भी कहा जा सकता है। तो रेफ्यूजी के घर पे आकर यहाँ पर खाना खाना, इसका मतलब ये है कि अमित शाह का जो संदेश है ऑपोजिशन के लिए, कि कुछ भी कोई कहे, उनका जो स्टैंड पॉइंट है कि सीए इम्प्लीमेंटेशन जब होगा, सीए इम्प्लीमेंट जब होगा, तब रेफ्यूजीज जो हैं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए शायद वो पहले मतुआओं के घर ठाकुर नगर गए और 7 दिन के अंदर साउथ 24 परगना आए और कानून तो बन चुका है, लेकिन वो कानून जिन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, जब उनके बीच गृह मंत्री मौजूद हैं, तो मैसेज बड़ा है, जिस बात का जिक्र सूर्या भी कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत अहम है जिनको हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर उन्होंने सुब्रत विश्वास, इस व्यक्ति के घर उन्होंने खाना खाया, उसके परिवार से मुलाकात की। बड़ी संख्या में देखिए आपको महिलाएं भी दिखाई दे रहे हैं, स्थानीय लोग वहां पर मौजूद। और जो ये पूरा प्रतिनिधि मंडल इनके साथ आगे बढ़ा है, गृहमंत्री के साथ, अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, मुकुल रॉय तस्वीरों में दिख रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय जिनके ऊपर प्रभार है बंगाल का, तो यहाँ पर उन्होंने खाना खाया। और अब देखिए काफिला वहां से निकलता भी हुआ। लेकिन ये जो तस्वीर थी, तिपैया वाहन में सवार होकर अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं। और जब भी इस तरह की कैंपेनिंग और इस तरह के कार्यक्रम तय किए जाते हैं, तो मैसेजिंग, जो पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, वो एक बड़ा मकसद होता है। तो आम लोगों के बीच आम तरीके से, आम लोगों की सवारी के जरिए पहुंचना, जब आप उनके साथ खाना खा रहे हैं, वो जो एक संवाद हो रहा है, आपकी मौजूदगी, ये तमाम जो कदम है, ये कहीं ना कहीं एक छाप जरूर उस समूह के बीच छोड़कर जाते हैं। और एक तरह से एक बड़े नेता और जमीन पर जो व्यक्ति मौजूद है, उनके बीच की दूरी को कम करने की कोशिश के तहत भी ऐसे प्रयास किए जाते हैं। लेकिन अमित शाह जितने आक्रामक अपनी रणनीति में रहे हैं, 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही लगातार बंगाल उनके इन दौरों के केंद्र में रहा है। और अभी भी आप देखिए, हर महीने वो बंगाल का दौरा करते हैं। खाना उन्हें यहाँ पर परोसा गया, उनके साथ दिलीप घोष, मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय, संबित पात्रा भी वहां पर पहुंचे। और देखिए छोटी बच्चियों से यहाँ पर मुलाकात करते हुए, भाषाई एक परेशानी या डिस्टेंस जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी वहां पर ये मौजूदगी बड़े संदेश जरूर देती है। और अगर आप आज सुबह से लेकर अभी तक के कार्यक्रम पर भी नजर डालें, तो सबसे पहले सेवाश्रम संघ में वो मौजूद थे। पूर्वोत्तर के लिए ये संस्थान काफी काम कर चुका है। 1917 में उसकी स्थापना हुई। बंगाल में उसकी अपनी जगह है। बंगाली अस्मिता से जुड़े जो बड़े प्रतीक हैं, बड़ी हस्तियां हैं, उनके इर्द गिर्द जो बातें हो रही हैं, कहीं से भी ये ना लगे वोटर को, बंगाल की जनता को, कि बाहर से आया, जो आरोप टीएमसी लगातार लगाती है। और खुद
जब आज तक के भी कार्यक्रम में अमित शाह आए थे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, तो उन्होंने ये कहा था कि बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल से होगा अगर बीजेपी की सरकार आती है तो। यानी बाहरी को लेकर जो लगातार हमले टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर होते हैं, तो कड़ा जवाब उसका भी दिया। शाम होते होते अरविंदो भवन भी उन्हें पहुंचना है। अरविंदो घोष जिनका आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से एक बड़े प्रतीक हैं वो। जब भी बंगाली अस्मिता की बात होती है, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर उसके बाद की जो उनकी भूमिका रही बहुत अहम अपने आप में। और सूर्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वहां से। सूर्य, अगर आप कुछ और तस्वीरें आसपास की दिखाएं, क्योंकि ये भी देखना दिलचस्प है कि किस तरह की हलचल वहां पर आम लोगों के बीच में दिखाई दे रही है, कैसी तैयारियां हैं, और गृहमंत्री अमित शाह का वहां पर मौजूद होना। क्योंकि लगातार टीएमसी ये कहती है कि बाहरी है, लेकिन जब खुद अमित शाह वहां पर मौजूद हैं तो लोगों के अंदर क्या उत्साह है, ये जरूर देखना चाहेंगे। देखिए, हाल ही में हमने देखा है कि कैसे जब अमित शाह आते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, उनके सभाओं पे मैसिव टर्नआउट होता है, बहुत भीड़ होती है। पॉलिटिकल वॉरफेयर के बीच में भी एक चीज अगर हम इसको थोड़े ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री के साथ साथ अमित शाह की पॉपुलैरिटी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। हालांकि ममता बनर्जी के कंपैरिजन में अगर हम अमित शाह के पॉपुलैरिटी को हम मापने की कोशिश करें, उसका एनालिसिस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन अमित शाह की पॉपुलैरिटी पश्चिम बंगाल में है। और ये अमित शाह जो रेगुलरली आ रहे हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, अगर हम देखें तो पिछले 7 दिनों में ये उनका दूसरा ऐसा ट्रिप था। पहले ये दूसरा ऐसा ट्रिप था पश्चिम बंगाल के लिए। 7 दिन पहले वो कूच बिहार गए, वहां पे रथ यात्रा स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर ठाकुर नगर गए, वहां पे सभा किया, उसके बाद यहाँ पे आए हैं वो साउथ 24 परगना। अभी अगर हम साउथ 24 परगना की बात करें तो साउथ 24 परगना अभी तक पॉलिटिकली माना जाता है कि तृणमूल का घर है। तृणमूल के यहाँ पे 35 सीट है, 35 के 35 सीट ये तृणमूल के ही है, और सारे एमपी जो है इस क्षेत्र के वो भी तृणमूल के हैं। तो ये अमित शाह को खुद भी पता है कि साउथ 24 परगना उनके लिए केक वॉक नहीं है, और इसीलिए शायद उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो खुद आएंगे यहाँ पे। वो चाहते तो जेपी नड्डा को भी भेज सकते थे, और रथ यात्रा जो लास्ट लेग है काकद्वीप से, जो कुछ ही देर पहले अभी शुरू हुआ है और ये कंटिन्यू होगा, कोलकाता की तरफ जाएगा रथ, वो चाहते तो कोई और दूसरे बीजेपी नेता को यहाँ पे भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने शायद ये रणनीति अपनाई है कि जो जगह सबसे डिफिकल्ट है उनके लिए, जहाँ पे जो तृणमूल का अभी तक घर माना जाता है साउथ 24 परगना, वहां पे वो खुद जाएंगे, वो खुद कैंपेनिंग करेंगे, और शायद इसीलिए 7 दिन में दोबारा वो पश्चिम बंगाल आए, और आए तो आए कहां, वो साउथ 24 परगना ही आए। बैक टू यू। बिल्कुल। और देखिए सूर्य, आज तो ये भी दिलचस्प है कि आज ममता बनर्जी को भी दक्षिण 24 परगना के इलाके में होना था, आज यहाँ पर उनका भी कार्यक्रम था। जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि साउथ 24 परगना की ये जो साउथ 24 परगना का जो पॉलिटिकल जंग है, इलेक्टोरल जंग है, वो कुछ छोटा नहीं है। 35 सीटें हैं इस जिले में, और जहां पर अभी तक जो माना जाता है पॉलिटिकली, पिछले चुनाव अगर हम देखें तो ये साउथ 24 परगना ये तृणमूल का अभी तक का घर है। यहाँ पे 35 के 35 सीट तृणमूल के पास हैं। यहाँ से कोई भी एमएलए बीजेपी में अभी तक उन्होंने डिफेक्ट किया नहीं, या फिर इंटरेस्ट भी अभी तक नहीं दिखाया है। तो इसका मतलब यह है कि जितना भी मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे अपने झंडे जो हैं, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे झंडे लगे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। तो उसी लिए झंडा अगर यहाँ पे गाड़ना है किसी को, वो अमित शाह को ही गाड़ना होगा, क्योंकि वो बीजेपी के सबसे आई थिंक सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फेस है नरेंद्र मोदी के बाद। दूसरी बात जो आपने कही कि ममता बनर्जी वो भी साउथ 24 परगना को सीरियसली ले रही है, और इसका मतलब, और ये कैसे हम कह सकते हैं कि आज यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे कोलकाता से थोड़ी नजदीकी में पैलान बोल की एक जगह है जो भी साउथ 24 परगना में आता है, वहां पे ममता बनर्जी का आज सभा है। ममता बनर्जी चाहती तो दूसरे किसी दिन साउथ 24 परगना कल भी कर सकती थी उनकी सभा, लेकिन एक ऐसे दिन जिस दिन साउथ 24 परगना के जिले में खुद स्वराष्ट्र मंत्री और बीजेपी नंबर 2 इसीलिए कहा जा सकता है कि टक्कर बड़ी है, और मुख्य तौर पर टक्कर तो बीजेपी और टीएमसी के बीच इस वक्त दिखाई दे रही है। और गृहमंत्री अमित शाह तो अभी भाषण में ये तक कह चुके हैं कि सरकार आएगी तो भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। आरोप सीधे सीधे टीएमसी और ममता बनर्जी पर उन्होंने लगाए।